जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट की एग्ज़ाम डेट आप लोगों के सामने है 7 जुलाई। उसी को देखते हुए आज हम सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस के वो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन आप लोगों तक लेके आए हैं जो हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में रिपीट किए जा रहे हैं। संभवतः आपके आने वाले एग्ज़ाम में यानी कि 7 जुलाई को आपको इन 50 क्वेश्चनों में से सोशल साइंस के क्वेश्चनों में देखने को मिल जाएँ। तो अच्छे से इन 50 के 50 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दयाराम साहनी। याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो की वो किसने की? वो की दयाराम साहनी ने की। याद रखें, किसने की? दयाराम साहनी ने। वर्ष की बात की जाए तो 1921 से 1922 में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। याद रखेंगे। बात की जाए राखल दास बनर्जी की, ये भी आप जान लीजिए। तो राखल दास बनर्जी ने किस चीज़ की खोज की? तो इन्होंने की मोहनजोदड़ो की। याद रखेंगे, किसकी की? मोहनजोदड़ो की खोज की। कब? 1922 में। याद रखेंगे। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? ये राखल दास बनर्जी ने की 1922 में। पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो ये की दयाराम साहनी ने। किसने की? दयाराम साहनी ने 1921-1922 में ये खुदाई कर हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। किसने की? दयाराम साहनी हमारा आंसर होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिए, कौन था वो? तो वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया, वो कौन था? तो याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया था अपना। याद रखेंगे कौन था वो शासक? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि कब हुआ? 1191 में। किसके मध्य लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जो किसके मध्य लड़ा गया था? तो याद रखेंगे, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। वर्ष भी आप लोग याद रखेंगे। 1191 में ये युद्ध तराइन का लड़ा गया था। और किसके किसके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। याद रखेंगे, सही आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? याद रखेंगे। तो किस वर्ष बना विधवा पुनर्विवाह? तो ये हुआ 1856 में। याद रखेंगे, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून लागू किया गया था या बना था। याद रखेंगे कब? 1856 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति कब अपनाई? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? किस वर्ष अपनाई? तो याद रखेंगे 1858 ईस्वी में। कब अपनाई थी? 1858 ईस्वी में अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी, 1858 ईस्वी। चलिए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो कब हुई थी? आर्य अवधि में। याद रखें, कब? आर्य अवधि में हुई थी। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा आर्य अवधि। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? यानी कि मोहम्मद गोरी भारत आने से पहले कहाँ का शासक था? तो याद रखेंगे, ये अफ़गानिस्तान का शासक था। कहाँ का शासक था?
मोहम्मद गोरी, ये अफ़गानिस्तान का शासक था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो याद रखेंगे कौन सा ऐसा शासक था जो सर्वप्रथम बिहार को जीता था, यानी कि बिहार प्रदेश को जीता था? तो वो था बख्तियार खिलजी, याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। कौन था, क्या नाम था इनका? बख्तियार खिलजी, याद रखेंगे। बख्तियार खिलजी ने जो है उसने सर्वप्रथम बिहार को जीता था, वो प्रथम मुस्लिम शासक था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपना कारखाना स्थापित किया? मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपना कारखाना स्थापित किया था? तो वो शहर का नाम पहले जानेंगे। ये शहर था सूरत। सूरत में मुगल काल में सर्वप्रथम अपना कारखाना खोला था। कब खोला था, वर्ष की बात की जाए तो 1613 ईस्वी में। उस समय मुगल शासक कौन था? जहांगीर, ये भी याद रखेंगे आप। जहांगीर मुगल शासक था। 1613 ईस्वी में सूरत में खोली गई अंग्रेज़ों द्वारा प्रथम मुगल काल में, यानी कि प्रथम फैक्ट्री जो खोली गई, कारखाना खोला गया, वो सूरत में खोला गया। शासक कौन था उस समय मुगल? जहांगीर था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा त्यागराज। कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है त्यागराज को, याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के, याद रखेंगे। कब? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री आया था, जिसका क्या नाम था? फाह्यान। वो चीनी यात्री कौन था? फाह्यान था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑप्शन में हो सकता है कई बार विक्रमादित्य भी लिख के आ जाए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उन्हीं को ही चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। तो प्रथम जो चीनी यात्री था उसका नाम क्या था? फाह्यान। वो किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी पुकारा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो कौन था प्रिंस ऑफ बिल्डर्स? तो याद रखेंगे शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है, याद रखें। किसे? शाहजहां को। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो कहाँ आरंभ हुआ था? तो याद रखेंगे कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे आरंभ हुआ था? आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गांधार शैली का जो सूत्रपात है वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा महायान संप्रदाय, याद रखेंगे। महायान संप्रदाय, ठीक है। कौन? महायान संप्रदाय द्वारा चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? यानी कि आर्किटेक्चर जो था ताजमहल का वो कौन था? तो याद रखेंगे उस्ताद ईशा। इनको ईशा खां भी कहा जाता है। उस्ताद ईशा जो थे इनके आर्किटेक्चर थे, वास्तुकार थे, जिसने ताजमहल का डिज़ाइन तैयार किया था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है?
बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा? मैत्रेय। याद रखेंगे ऑप्शन सी मैत्रेय। मैत्रेय का जो मतलब होता है वो क्या होता है? भविष्य का बुद्ध। ठीक है, याद रखेंगे भविष्य का बुद्ध मैत्रेय को कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो याद रखेंगे ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, याद रखेंगे किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी, याद रखेंगे। बात की जाए आर्य समाज की वर्ष की, तो किस वर्ष की थी इसकी स्थापना? तो ये की थी 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। स्थान की बात की जाए तो किस स्थान पे की थी, किस जगह पे की थी? तो इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी, याद रखेंगे। कहाँ पर? मुंबई में 10 अप्रैल 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने इबादत खाना बनाया था? तो याद रखेंगे वो शासक था अकबर। मुगल बादशाह अकबर ने इबादत खाना बनाया था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर हमला किया वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, याद रखेंगे। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था भारत पे हमला करने वाला, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में प्रथम बार भारत पर आक्रमण किया था, याद रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी करते थे? तो वो करते थे पशुपति की, याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है वो किस धर्म का है? वो है बौद्ध धर्म का, याद रखेंगे। कौन से धर्म का है? बौद्ध धर्म, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? वो कौन सा वायसराय या गवर्नर जनरल था जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा मैकाले ने। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने भारत में सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। ठीक है, एक अधिनियम इसने पारित किया था 1835 में। ठीक है, याद रखेंगे वर्ष 1835 में अधिनियम पारित किया था। ठीक है, शिक्षा के लिए एक अधिनियम पारित किया जिसमें अंग्रेजी शिक्षा उसने अनिवार्य कर दी थी, याद रखेंगे। तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? लॉर्ड मैकाले ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उनका क्या नाम था? सर सैयद अहमद। ठीक है, याद रखेंगे। सर सैयद अहमद जो थे एक समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और उसके संस्थापक थे कौन? सर सैयद अहमद। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हड़प्पा होगा। हड़प्पा जो शहर था वो भारत में खोजा गया सबसे पुराना और पहला शहर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। वैदिक गणित का क्वेश्चन क्या कहता है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो कौन सा है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग? तो याद रखेंगे सुलभ सूत्र। ठीक है, सुलभ सूत्र जो है वो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन कहता है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो वो कौन सा वेद है, तो वो है ऋग्वेद, याद रखेंगे। कौन सा वेद है, ऋग्वेद, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, वो कौन से वेद में है संगीत का, तो ये है सामवेद में। कौन से वेद में, सामवेद में है ये चीज़ इसका। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा गया है, सामवेद को कहा गया है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो कौन से हैं, तो याद रखेंगे इंद्र। कौन से हैं, कौन से देवता हैं, इंद्र देवता हैं, याद रखेंगे, जिनके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो याद रखें किससे है, विज्ञान से है, संस्कृत से है, ज्योतिष से है या ज्योमिति से है। तो याद रखेंगे किससे है, ज्योमिति से है, याद रखेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, ज्योमिति। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो वो कौन सी नदी है, तो वो है सिंधु नदी, याद रखेंगे। सर्वाधिक वर्णित जो नदी है वो है सिंधु नदी। और आपसे क्वेश्चन अगर कर ले कि वैदिक साहित्य में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना गया है, तो किसे माना गया है, ये माना गया है सरस्वती को, याद रखेंगे। सर्वाधिक अगर पवित्र पूछे वैदिक में, आरंभिक वैदिक काल में, तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। और सबसे ज़्यादा वर्णित यानी सबसे ज़्यादा बात किस नदी के बारे में की गई है, तो वो है सिंधु नदी के बारे में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। कर्म का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, तो वो है किससे, मीमांसा से। ठीक है, याद रखेंगे। कर्म का जो सिद्धांत है वो मीमांसा से संबंधित है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है चार वेदों में, तो वो है ऋग्वेद, याद रखेंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, यानी कि सबसे पुरानी है, कौन सी स्मृति है, तो मनु जो स्मृति है ये सबसे पहली और सबसे पुरानी स्मृति है, याद रखेंगे। कौन सी, मनु स्मृति सबसे पुरानी और सबसे प्राचीनतम है। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो याद रखेंगे सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है वो कौन सा है, तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा है, नालंदा विश्वविद्यालय है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जब बना था तो ये किस बीच में बना, ये लगभग बना 450 से 470 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये इतना प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, इसमें भारत से ही नहीं बल्कि जापान, चीन, तुर्की, इंडोनेशिया आदि देशों से भी लोग इसमें पढ़ने आते थे। बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, याद रखेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे, तो किस सम्राट के थे ये, तो ये थे हर्षवर्धन के, याद रखेंगे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। सोने के सर्वाधिक सिक्के जो हैं वो किस काल में जारी किए गए थे, तो इसका सही आंसर होगा गुप्त काल में। कब जारी किए गए थे, गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने, क्वेश्चन क्या कहता है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, तो याद रखेंगे सारनाथ में उन्होंने अपना
प्रथम उपदेश दिया था। याद रखेंगे कब प्रथम उपदेश दिया था, सारनाथ में। यहीं आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो किस स्थान पे हुई, किस जगह पे हुई, तो ये भी चीज़ आप नोट डाउन करें। उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद उन्होंने जब अपना प्रथम उपदेश दिया वो कहाँ दिया, वो सारनाथ में दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे, तो याद रखेंगे वो थे बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। बहुत से बच्चे बिंदुसार, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों अगर ऑप्शन में आ जाता है तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए, तो बिंबिसार में दिए गए थे। बिंदुसार और बिंबिसार में मैं डिफरेंट बताता हूँ। बिंबिसार जो थे ये हर्यक वंश के राजा थे। किसके, हर्यक वंश, ठीक है, याद रखेंगे हर्यक वंश के शासक थे, ठीक, जिनके शासनकाल में दोनों के उपदेश दिए गए थे। और बिंदुसार कौन थे, ये मौर्य, किसके थे, ये मौर्य वंश के थे, ठीक है, याद रखेंगे ये किसके थे, ये मौर्य वंश के थे। और मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त के ये बेटे थे, ठीक है, याद रखेंगे किसके, चंद्रगुप्त के बेटे थे। पर बात हो रही है यहाँ पे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में हुए, तो वो बिंबिसार में हुए। तो दोनों में मैंने आपको डिफरेंट बता दिया कि दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से अलग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम एक जैसे हैं पर ये अलग अलग राजवंश के राजा थे, पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं बिंदुसार और बिंबिसार में। तो क्वेश्चन अगला क्या कहता है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। महावीर की यानी कि स्वामी महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो याद रखेंगे ये हुई थी पावापुरी में, ठीक है, याद रखेंगे पावापुरी में, बिहार में एक जगह है, पूर्व में जिसे राजगिरी कहा जाता है, राजगीर, तो बिहार में एक जगह है पावापुरी, तो इनकी मृत्यु वहीं पे हुई थी। याद रखेंगे 72 वर्ष की आयु में। कितनी वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु पावापुरी में हो गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे, किस क्षत्रिय कुल के थे, किस क्षत्रिय कुल के थे, तो वो थे शाक्य, ठीक है, याद रखेंगे सही आंसर होगा शाक्य कुल के। चलिए आगे बढ़ेंगे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन सा था, वो था तक्षशिला। याद रखेंगे क्या था, तक्षशिला जो था वो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। याद रखेंगे कौन सा, तक्षशिला। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सांची का स्तूप किसने बनवाया था। सांची का जो स्तूप है वो किसने बनवाया था, वो बनाया था सम्राट अशोक ने। याद रखेंगे किसने, सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चरक किसके राज चिकित्सक थे। चरक जो थे वो किसके राज चिकित्सक थे, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा कनिष्ठ के। किसके, चरक जो हैं वो कनिष्ठ के राज चिकित्सक थे। याद रखेंगे, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे ये है आबू पर्वत पर। याद रखेंगे आबू पर्वत, बात की जाए आबू पर्वत की तो ये कहाँ पर है, ये है राजस्थान राज्य में। कहाँ पर है, राजस्थान राज्य में आबू पर्वत है, वहाँ पर दिलवाड़ा मंदिर है, जिसे दिलवाड़ा जैन प्रसिद्ध जैन मंदिर भी कहा जाता है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो खजुराहो को जो मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था, ये दोस्तों किया था चंदेल राजपूतों ने, ठीक है, यानी कि चंदेल राजाओं ने किया था। चंदेल राजपूतों ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रखेंगे किसने, चंदेल राजपूतों ने। लगभग ये कब से कब तक इसका निर्माण किया गया था, तो 950 से लेकर 1050 ईस्वी तक चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। याद रखेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। अगला कहता है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, तो क्या है,
तो याद रखेंगे क्या है, तो वो है धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, किसने करवाया था, तो याद रखेंगे राष्ट्रकूटों ने। किसने करवाया था, राष्ट्रकूटों ने। एलोरा की जो गुफा है वो कहाँ पर है, वो है महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य में है, याद रखेंगे। और इसका निर्माण किसने करवाया था, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। दोस्तों अच्छे से याद करेंगे, सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। हर बार सीटेट के सोशल साइंस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आप लोगों तक सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। बिल्कुल भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ेंगे नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन अगला क्या कहता है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी, तो याद रखेंगे इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। किसने चलाई थी इक्तादारी प्रथा, इल्तुतमिश, बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि आखिरी क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, तो याद रखेंगे ये बाबर के समकालीन थे। किसके, बाबर के समकालीन थे, याद रखेंगे। बाबर ने अपनी आत्मकथा, जो कि उनकी आत्मकथा का क्या नाम है, बाबरनामा। क्या नाम है, बाबरनामा, जो कि उनकी आत्मकथा है। तो उसमें उन्होंने क्या कहा है, कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक उसमें बताया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में ये बताया कि कृष्णदेव राय भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक उनको बताया है, इसलिए ये प्रसिद्ध हैं। तो कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, तो ये बाबर के समकालीन थे। दोस्तों तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन सोशल साइंस के, जो आपके सीटेट की 7 जुलाई की एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़ने में मज़ा आया हो तो लाइक ज़रूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक भी शेयर करो। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।